Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. Yesterday I told you कि about the introduction मैंने दिया था आप लोगों को. मैं एक बार मैप में दिखा रही हूँ कि ये कल मैंने ये बताया था आपको रिलीजन रशियन एम्पायर. आप ये देखिए रशियन एम्पायर में ये एरियाज जो आते हैं वो रशियन एम्पायर में. ये रशियन एम्पायर आज जो प्रेजेंट डे यूक्रेन जो वॉर हो रहा है वो भी किसी टाइम पे रशियन एम्पायर का ही पार्ट था. ये देखिए फिनलैंड, लिथुविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ये सारे ये सब पार्ट थे रशियन एम्पायर के. अब 2.2 से स्टार्ट कर रही हूँ. साइड में देखिए मैंने मार्जिन में सब टॉपिक लिखे हुए हैं क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने अंडरलाइन किया है और हाईलाइट किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इकोनॉमी एंड सोसाइटी. 85% रशियन एम्पायर की पॉपुलेशन लिविंग कैसे अर्न करती थी? एग्रीकल्चर से, खेती बाड़ी से. ये प्रपोर्शन कई यूरोपियन कंट्रीज से ज्यादा था. दैट मीन्स एट दैट टाइम रशिया यूरोप से काफी बैकवर्ड था. इन फ्रांस और जर्मनी प्रोपोर्शन 40% था एंड 50%. मतलब ये चीज बात समझ लीजिए बच्चों कि जिस कंट्री की इनकम, मेजर इनकम शेयर एग्रीकल्चर से आ रहा है, दैट मीन दैट कंट्री इज ईदर वो डेवलपिंग है या फिर वो अंडर डेवलप्ड है. इन द एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट, और अपनी नीड्स के लिए भी रशिया सबसे ज्यादा मेजर एक्सपोर्टर था ग्रेन का, अनाज का. अब सेकंड पैरा इंडस्ट्री. इंडस्ट्री वाज फाउंड लेकिन इन पॉकेट्स. इसका क्या मतलब है? इंडस्ट्री थी पर बहुत थोड़ी थोड़ी जगह थी. प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज जो थे ये सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को. 1 मार्क में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है. क्राफ्टमैन प्रोडक्शन लेते थे पर लार्ज फैक्ट्रीज जो हैं वो दे एग्जिस्टेड अलोंगसाइड क्राफ्ट शॉप. मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन 1890s जब रशिया का रेलवे नेटवर्क एक्सटेंड हो गया था. फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री की इंक्रीज हो गई थी. कोल प्रोडक्शन डबल हो गया था. आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन क्वाड्रपल्ड हो गया था. मतलब रशिया का रेलवे नेटवर्क, रशिया ने धीरे धीरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करी थी. एक तो बहुत कम थी, अगर थी तो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में थी. और रशिया ने रेलवे नेटवर्क एक्सटेंड किया. फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई. कोल प्रोडक्शन डबल हुआ और आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन 4 गुना हो गया. बट 1900 some areas factory workers और craftsmen were almost equal in number. मतलब फैक्ट्री वर्कर और क्राफ्टमैन बिल्कुल इक्वल इन नंबर हो गए. 50-50% हो गए दोनों. मोस्ट इंडस्ट्री जो थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी इंडस्ट्रियलिस्ट की. गवर्नमेंट सुपरवाइज करती थी लार्ज फैक्ट्रीज मिनिमम वेजेस इंश्योर करने के लिए. लिमिटेड आवर्स था काम का, बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन. मतलब इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियलिस्ट की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जैसे यूरोपियन कंट्रीज में था, कैपिटलिस्ट कंट्रीज में था. गवर्नमेंट सुपरवाइज करती थी कि मिनिमम एजेस मिल रहे हैं लोगों को, वर्किंग आवर्स लिमिटेड है. बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो गवर्नमेंट के अंडर काम करते थे वो इस चीज को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाए. वर्किंग डे वॉज समटाइम्स 15 आवर्स, जबकि जो एक्चुअली में लीगली है वो 10 से 12 घंटे. एकोमोडेशन डॉर्मेट्रीज क्या होती हैं? मतलब एक तो या तो रूम मिलते थे लोगों को, वो भी मुश्किल से. डॉर्मेट्रीज मतलब जब एक ही रूम में बहुत सारे लोग से होते हैं. ये देखिए ये नीचे फिगर 6 है डॉर्मेट्रीज का, और शिफ्ट में सोते थे ये. एंड कुड नॉट कीप देयर फैमिलीज, क्योंकि उनको अकेले सोने के लिए ही बड़ा मुश्किल होता था. और आप ऊपर फिगर 5 देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयड पीजेंट्स. ये सेंट पीटर्सबर्ग में. मेनी सर्वाइव बाय ईटिंग चैरिटेबल किचन्स एंड लिविंग इन पुअर हाउसेस. बहुत बुरी हालत थी उस समय वर्कर्स की, और अनएम्प्लॉयड लोगों की उससे भी ज्यादा बुरी हालत थी. तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा. मैं आराम आराम से इसलिए चल रही हूँ. रीजन रशियन रेवोल्यूशन मेरे को पता है बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा ड्राई लगता है. नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा हिटलर का, वो चैप्टर जो है वो काफी मतलब इंटरेस्टिंग होगा. लेकिन इसमें इसलिए मैं आराम से मैंने इसको मार्क भी किया है इस तरीके से कि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो. आप मेरी वीडियो देखते जाइए, कंप्लीट करते जाइए. इवन इफ अगर आपके फाइनल एग्जाम्स अप्रोच कर रहे हैं तो मेरी कोशिश होगी हिस्ट्री में पूरे कंप्लीट कर लो पहले.
तो मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट सुपरवाइज करती थी, 10 to 12 आवर्स काम करने के थे, लेकिन वो 15 घंटे काम करते थे। अब डिवीजन ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स भी अलग अलग सोशल ग्रुप में डिवाइडेड थे। कुछ के विलेजेस के साथ लिंक थे जहां से वो आते थे, अदर्स दे सेटल्ड इन cities. Workers were divided by skill. मेटल वर्कर सेंट पीटर्सबर्ग के सबसे ज्यादा अपने आप को हाई लेवल का मानते थे, जो मेटल का काम करते थे, क्योंकि उनकी ऑक्यूपेशन में ट्रेनिंग की और स्किल की बहुत जरूरत थी। विमेन मेड अप 31% फैक्ट्री लेबर बाय 1914। विमेन 31% थी एंड उन्हें कम पैसे दिए जाते थे। मेन की वेजेस से उनके कम होते थे। आप देखिए, बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ मेन वेजेस, मतलब डिस्क्रिमिनेशन मेल फीमेल केवल इंडिया में नहीं था, वहां पे भी था। डिविजन्स अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्व्स इन ड्रेस एंड मैनर्स आल्सो, मतलब उनके काम में भी, ड्रेसेस में भी। कुछ वर्कर्स एसोसिएशन फॉर्म करते थे अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे या फाइनेंशियल हार्डशिप के टाइम पे। डिस्पाइट डिविजन्स, वर्कर्स जो थे दे डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क, मतलब स्ट्राइक वर्क मतलब काम रोकने के लिए। बट व्हेन दे डिसएग्रीड विद एम्प्लॉयर्स की वर्किंग कंडीशन के बारे में या डिसमिसल के बारे में, स्ट्राइक्स होती थी। फ्रीक्वेंटली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत होती थी। मेटल इंडस्ट्री में हुई थी स्ट्राइक 1902 में, टेक्सटाइल में सबसे पहले हुई थी। कंट्री साइड में पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, बट नोबल्स, ऑर्थोडॉक्स चर्च, उनके पास सबसे ज्यादा जमीन थी, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी थी। लाइक वर्कर्स, इवन पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे। दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, बट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस नोबल्स के लिए पीजेंट्स के दिल में कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। ये ध्यान दीजिए, ये लाइन मैंने अंडरलाइन करी है। नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू सर्विसेज टू द जार, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी। मतलब जो नोबल्स हैं उनकी पावर और पोजीशन केवल जार की सर्विसेज पे ही मेंटेन थी। वो पीजेंट्स में पॉपुलर नहीं थे और वो होना भी नहीं चाहते थे, उसके लिए कोई कोशिश भी नहीं करते थे। फ्रांस में ऐसा नहीं था। फ्रांस में पीजेंट्स नोबल की रिस्पेक्ट करते थे और उनके लिए लड़ते भी थे। हर एक नोबल के अपने कुछ ग्रुप ऑफ वर्कर्स होते हैं ना, जैसे ऐसे ही ग्रुप ऑफ पीजेंट्स थे, तो वो अपने पीजेंट्स का ध्यान रखता था। पर रशिया में पीजेंट्स नोबल्स ऐसे नहीं थे। पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ नोबल्स कि वो उन्हें दे दी जाए। फ्रीक्वेंटली वो रेंट पे नहीं करते थे और कई बार गुस्से में लैंडलॉर्ड का मर्डर कर दिया था। इन 1902 ये लार्ज स्केल पे होने लगा ऐसे इंसिडेंट्स। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे। दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर। कलेक्टिव फार्मिंग का सिस्टम रशिया में था। उन्होंने लैंड पूल कर ली थी और अपनी जमीनों पे इकट्ठे मिलके काम किया करते थे, फिर प्रॉफिट भी इकट्ठे शेयर करते थे। नाउ सोशलिज्म इन रशिया, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर illegal in Russia. Russian Social Democratic Workers Party was founded in 1898 by socialists जो रिस्पेक्ट करते थे मार्क्स के आइडिया। Because of government policy, it had to operate as an illegal organization. Some Russian socialists उन्होंने फील किया that Russian peasant custom of dividing land periodically उन्हें नेचुरल सोशलिस्ट बना दिया था। मतलब सोशलिस्ट ने देखा कि मतलब ये नेचुरल थे, वो लोग सोशलिस्ट नेचुरल बन गए थे। जैसे इंडिया में पंचायती राज सिस्टम इंडिपेंडेंस के बाद इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। इंडिया में पंचायती राज सिस्टम आदिकाल से चलता आ रहा था, तो यही सिस्टम को थोड़ा मॉडिफाई किया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने। एंड इन द सेम वे यही बात है कि रशिया में सोशलिज्म पीजेंट्स ने अपने आप से सिस्टम कर लिया था। देन सोशलिस्ट वर्क एक्टिव कंट्री साइड में, दे फॉर्म सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स राइट्स एंड डिमांडेड कि लैंड बिलोंगिंग टू द नोबल्स उनको पीजेंट्स को ट्रांसफर टू पीजेंट्स। सोशल डेमोक्रेट्स इस बात के लिए एग्री नहीं कर रहे थे। लेनिन ने फील किया दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, सम वर पुअर सम वर रिच, जैसे मैं अभी पिछली टॉपिक में मैंने बताया आपको। सम वर्क्ड एज लेबरर और कुछ जो है वो कैपिटलिस्ट की तरह काम करते थे। गिवन दिस डिफरेंशिएशन विद इन देम, they could not all be part of socialist movement. So the party was divided over strategy of organization. लेनिन जो बोल्शेविक ग्रुप को लीड करते थे, thought
कि जार के जो रिप्रेसिव सोसाइटी है उसमें पार्टी का मतलब जो उनकी पार्टी है उसका डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है एंड शुड कंट्रोल द नंबर ऑफ क्वालिटी ऑफ मेंबर्स आल्सो। सो जो लेनिन की पार्टी थी वो बॉल्शविक ग्रुप था और ऐसे ही एक अदर ग्रुप था दैट वाज मेंशविक। और वो मेंशविक जो है वो ये सोचती थी दैट पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, मतलब सोशलिस्ट पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इस लेसन का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दैट इज ये 2.4, लेकिन वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, दैट इज द रेवोल्यूशन ऑफ 1905। तो आप जरूर देखिएगा मेरी अपकमिंग वीडियोस। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू स्टूडेंट्स।